यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत दिनों के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम संजय दीक्षित जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको देखते रहते हैं जयपुर डायलॉग में। नमस्कार संजय जी। और ये ऑथर हैं, राइटर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, समिट्स कॉन्फ्रेंसेस भी करवाते हैं। बहुत इनकी पर्सनालिटी की जहते हैं। बहुत शुक्रिया संजय जी फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for calling me. आपसे आज दो टॉपिक्स है जिस पे बात करना चाहेंगे। एक तो सर कुछ दिन से ये चल रहा है कि एक अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उस पे शिव टेम्पल, उसके नीचे से ऐसे आसार निकले हैं और कहा जा रहा है कि ये वो जगह थी। इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन साथ ही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी की है वो उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगी। और वो ये है कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया है कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगेंगे। लेकिन पहले हम उसी टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे जिसके ऊपर आप जो हैं वो एक सनद रखते हैं, क्योंकि टेम्पल्स की जब भी हम बात करते हैं इस हवाले से स्पिरिचुअलिज्म की या कोई ऐसी, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करते हैं, आपकी उसके ऊपर नॉलेज है। मुझे बताइएगा कि क्या, एक तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हिस्ट्री भी बता दीजिए कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है इसमें शिव टेम्पल की क्या अब क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं। और मुझे तो सर इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी, फिर ओवर टू यू कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में ना एक जुमला हमेशा से बोला जाता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, तो वो उसके बाद वो फांसी दे दी गई, तो फिर 40 साल तक वो जो है वो ये कहा जाता रहा कि हर हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे। देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा। तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे, तो वो सब यही करते थे। इन्वेडर्स। हम्म। जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं आप, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू जी। देम, जी। प्रीलिमिनरी सर्वे। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। हम्म। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया। और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ। और मैंने कई शहर छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है, वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियाँ थी उनके सबके नाक तोड़ दी। बस उसी से उसका हो गया साहब के साहब, वो जो है उसने शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा।
और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे, 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे, तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखिए ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज़ आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हम्म। It was a Hindu capital converted into a Muslim metropolis. The following monuments stand on the site of and oblique or are built with materials from temples. Number 1, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सरस्वती हम्म। टेम्पल हुआ। हम्म। It used to be a सरस्वती टेम्पल एंड अ गुरुकुल। हम्म। जहाँ भी कोई गुरुकुल होता है वहाँ सरस्वती माता का मंदिर होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता मानी जाती है। तो यह कलंदर मस्जिद एट तारागढ़, तारागढ़ वहाँ अजमेर में एक एक छोटी सी पहाड़ी है। फिर गंजे शहीदा एट तारागढ़। चौथा नंबर है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, 1236। मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन 1236। फिर चिल्ले चिश्ती नियर अन्ना सागर लेक। उसके बाद 4 और हैं। तो ये तो अजमेर में देर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट वन। अब इस पे ये है कि साहब कि लोग कहते हैं कि आपने एक एक्ट बना दिया और वो सब कर दिया, तो आप ये क्यों करते हैं? दैट एक्ट ओनली सेज कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर किसी जगह का था वो 1947 का प्रिजर्व रहेगा। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है? क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, पूजा जो है वो डेटी की होती है, पूजा उस देवता की होती है, मूर्ति एक माध्यम होता है। हम्म। और कोई भी मंदिर यदि किसी डेटी को डेडिकेट किया जा कर दिया जाता है और वहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो मूर्ति के माध्यम से आप देवता की पूजा करते हैं। क्यों मूर्ति माध्यम बनाते हैं? क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में हम अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं। हम अपनी लिमिटेशंस रिकग्नाइज करते हैं कि जो निराकार है, फॉर्मलेस, तो फॉर्मलेस की पूजा जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो जिस लेवल के आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए वो आम जनता में नहीं आती है। उसके लिए बरसों बरसों तक आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको बिल्कुल एक तरह से एक अलग ही लेवल पे जाना पड़ता है। ओनली देन यू कैन वर्शिप द फॉर्मलेस। तो इसलिए सभी के लिए तो मेक इट इजियर टू एवरीवन, मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। मूर्ति के माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने देवता की, अपने इष्ट की वो पूजा कर सकता है। ये उसी तरह की बात है कि जैसे अगर आपको पानी लाना है, पानी पीना है, तो आप जरा बिना ग्लास के या बिना बॉटल के या बिना घड़े के पानी पी के बताइए, पॉसिबल है? नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कहते हैं कि नहीं साहब वो शिर्क हो गया साहब, आपने उसको शरीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बहुत ही एक इट इज माय कन्विक्शन, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट लाइक इट, बट इट इज अ वेरी वेरी लो लेवल ऑफ आर्ग्यूमेंट। हाँ अब यार, अब तो बल्कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे ये जो आप बात करें इस पे तो अब काफी ज्यादा लोग मुसलमानों में भी बात करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि जी जब आप अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं, सऊदी अरेबिया, तो वो भी तो एक सिंबल के तौर पर ही है ना। जाहिर है कि वहां पे कोई खुदा बैठा तो नहीं, वो आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन आप वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आप ढूंढते हैं। और इसी तो आप मतलब इस हद तक तो ज़हन जो है वो खुल चुके हैं, और ये बात तो की जाती है। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये वही बात है ना। बिल्कुल, आप वहाँ जाते हैं, आप संग स्वाद को चूमते हैं, हाँ, आप आप शैतान के वो जो बने कंकरियां हुए हैं मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई शैतान बैठा थोड़ी होता है। सर शैतान वैसे तो, बैठे। सर वैसे तो शैतान ही शैतान को मार रहे होते हैं, आप ये देखिए। अब जो है इसकी लीगल जो बेसिस है ना, जब कहते हैं कि साहब की वो जो
बना दिया आपने। तो वो जो मैंने आपको बताया कि भाई हिंदू फिलॉसफी में आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं, आप मूर्ति के माध्यम से देवता को पूजते हैं। जब देवता की स्थापना एक स्थान पर हो जाती है, उसको इन्वोक कर लिया जाता है, तो दैट प्लेस इज फॉर एवर। उसके बाद जो है एक और भी उसका वो तरीका होता है जिसको बोलते हैं विसर्जन, जो है वो भी एक विधि विधान से विसर्जन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो देवता वहां उपस्थित रहेगा। आप मूर्ति को खंडित कर दीजिए, आप मूर्ति चुरा ले जाइए, आप मूर्ति फेंक दीजिए, मूर्ति को दबा दीजिए, मूर्ति में आग लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मूर्ति में डिसअपियर बट द डेटी विल रिमेन। ये फिलॉसफी है, क्योंकि आप वर्शिप वहां पर डेटी की करते हैं, ना कि आइडल की। आइडल इज ठीक ओनली अ मीडियम, यू ठीक वर्शिप द डेटी थ्रू द आइडल। इसलिए डेटी वहां हमेशा रहेगी। अगर एक जगह मंदिर रहा है और उसको गलत तरीके से तोड़ के उसके ऊपर कुछ भी बना लिया गया है, तो उसका जो रिलीजियस नेचर है वो मंदिर का ही रहेगा। दिस इज अटेस्टेड टू बाय द होल कॉर्पस ऑफ लॉ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिवी काउंसिल इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, और उसके बाद भी बहुत सारे निर्णय आए। अभी जो राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट था, उसमें भी राम जानकी टेम्पल का एक जजमेंट है, उसको अटेस्ट करते हुए उसको वहां भी सपोर्ट किया गया। तो ये जो फैलाते गए साहब, ये जो है ये आप 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, भाई 800 साल हो गए, 900 साल हो गए, आपने यदि देवता का वहां पर विधिवत विसर्जन किए बिना उस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाया है, तो भाई उसका रिलीजियस नेचर तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो मंदिर ही रहेगा। यही लोग जो है जहां उनको ये सबूत मिलते हैं वो वहां करते हैं। और तो मजे की सर बात इसमें यह है, हम्म मजे की बात यह है कि जब हिंदू कहते हैं तो कहते हैं कि तुम कागज लाओ, प्रूफ दिखाओ, हम्म और खुद जो है वो कुछ भी क्लेम कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं बस हमने क्लेम कर लिया, हमारी किताब में लिखा है, फिनिश्ड, ऐसे नोबडी ही कैन चैलेंज इट। हाँ हाँ ऐसा जो बिल्कुल ऐसा जो होता है, बिल्कुल वक्फ वो जो वक्फ नेचर है वक्फ वो का एक बना ऐसी है रखा उनकी। है, जो वक्फ का कॉन्सेप्ट बना रखा है वो इस तरह का है। हम्म तो सनी जी, क्या इसके ऊपर कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ऑर्डर दे दिए कि ये किया जाए जिस तरह राम मंदिर के ऊपर हुआ है, क्या देखिए जो वैसे? ये इसमें ये है कि अगर किसी भी स्थान का रिलीजियस नेचर डिस्प्यूटेड है तो दैट कैन बी डिसाइडेड ओनली थ्रू अ सिविल सूट। हम्म अगर कहीं का भी रिलीजियस नेचर डिस्प्यूटेड है तो हम्म उसका डिसीजन जो है वो एविडेंस के थ्रू ही हो सकता है उसमें। लेकिन ये हमारे जो भाईजान लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हमने जो कह दिया वो फाइनल है। हम्म, ठीक। तो तो आप जानते हैं नेचर, हाँ जानती हैं हाँ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 मालूम है मुझे सर। तो क्या अब जो है वो अगर कोर्ट ऑर्डर देगा और ये केस क्या अदालत में चलेगा या क्या होगा? अरे इसमें तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। पहले तो ये अभी तो खाली नोटिस की है। अब अगर कोई फाइल करता है सूट तो नोटिस तो हम्म होंगे ना। नोटिस वन, द अदर ओके साइड हैज टू बी हर्ड। ओके that is the basic fundamental of jurisprudence. The other side has to be heard. तो जिसको दिक्कत है वो कोर्ट में जाए। ये क्या मतलब है कि साहब आपने क्यों मुकदमा दायर किया? मुकदमा तो कोई भी किसी के ऊपर किसी भी चीज को दायर कर हम्म सकता है। आपकी हम्म शक्ल हमें नहीं पसंद आई तब भी हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। ऐसी हम्म क्या बात है? हम्म ठीक ठीक सही। तो चलिए, ये तो आपसे तो खैर टेम्पल्स पे हम बात करना शुरू करें तो बहुत वो जो कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप बहुत कुछ बता सकते हैं अभी लेकिन एक क्योंकि एक और भी चल रहा है ना, एक वो संभल का किस्सा और चल रहा है इसी हाँ टाइम हाँ पे। सर, मैंने सुना था कुछ ऐसा, मुझे पता नहीं है, बताइए वो भी वो तो बताइए। और भी मजेदार चीज है। अच्छा। वो जो है वो कहते हैं कि साहब कि ये हमारी मस्जिद है, वो दैट इज एक्चुअली एन एएसआई प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके ऊपर कब्जा अच्छा। कर लिया है। उसके ऊपर कब्जा करके और मॉस्क कमेटी वहां पे बैठ गई है और कह हम्म रहे कि साहब कि इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। अरे भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी मॉन्यूमेंट नोटिफाइड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। हम्म उसके बाद भी अल्लाह कर रहे हैं। मतलब चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हम्म। सर चौधरी तो है ना फिर? ये, ये तो दिस इज द नेचर ऑफ इस्लामिक क्लर्जी एवरीवेयर।
अच्छा, तो संजय जी चलें हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। आ, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, जी उन्होंने ये कहा कि जी एक तरीके से चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है, और कहा है कि जो भी ये करेंसी लाएगा, बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है वो टैरिफ लगेगा 100%, और निकाल देंगे उनको, यानी ऑब्वियसली ट्रेड रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर नहीं तो ठीक है फिर आप ना करें अमेरिका के साथ, तो ये करेंसी हम नहीं लाने देंगे। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। सर क्या इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? देखिए, एक ये ब्रिक्स करेंसी की बात शुरू क्यों हुई, क्योंकि ये करेंसी की बात तो बहुत पहले से हुई थी, और ये भी है कि साहब की जो अमेरिका की जो चौधराहट है, वो उनकी जो रिजर्व करेंसी डॉलर बिकमिंग ए रिजर्व करेंसी उसके वजह से है। डॉलर के रिजर्व करेंसी बनने के कारण आप ये देखिए कि उनके बैंकिंग सिस्टम से जितना डॉलर जाता है ना, उसका ब्याज जो है वही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमेरिका को बेनिफिट कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरे दुनिया का आप जो रिजर्व करेंसी होने की वजह से डॉलर का जो वैल्यू है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि साहब बिना कुछ किए करेंसी की वजह से दे कीप अप्रोप्रिएटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालांकि उसका खुद का नुकसान भी झेल रहे हैं वो। खुद का नुकसान ये झेल रहे हैं कि देयर ओन गुड्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव कि दे हैव बिकम अ नेट इंपोर्टिंग नेशन। क्योंकि उनके यहाँ जो भी बनता है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है फिर कि वो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। कौन लेगा आपके? हमारे यहाँ बड़ा एक हंगामा हुआ था कि साहब एक ये ट्रम्प जब पिछली बार आए थे तो उनको ये हार्ले डेविडसन वालों ने अप्रोच किया कि ये हमारी मोटरसाइकिल्स पे इतना टैरिफ है। तो ट्रम्प ने हल्ला गुल्ला किया कि ये इंडिया इज डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, और हार्ले डेविडसन पे इन्होंने 100% टैरिफ डाल रखा है, हम भी डालेंगे। तो इंडिया ने वो घटा के 20% कर दिया। हार्ले डेविडसन उसके बाद भी फ्लॉप हुई क्योंकि वो हम्म। इतनी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है कि यहाँ कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। हम्म। तो दे वर वेरी स्मार्ट इंडियंस, दे रिड्यूस द टैरिफ। ऐसा 20% और कम करना चाहते हो और कम कर देते, तो 20% कर दिया उन्होंने घटा के। लेकिन उसके बाद भी हार्ले डेविडसन है यार, सही है, 5 लाख से जिसको जो शुरू होती हो, 5 लाख इंडियन रुपीस, आपके यहाँ तो वो 15 लाख से ऊपर होगी। तो जो हाँ हाँ। पाकिस्तान में, तो जिसकी इतनी कॉस्ट हो उसको कोई क्यों लेगा? 5 लाख में जो आपके लोअर लेवल वाली जो कार होती है वो मिल जाती है। हाँ हाँ। नहीं अब तो निखर नहीं मिलती। नहीं, लो एंड कार मिल जाती है 5 लाख में। अच्छा इंडिया में? हाँ हाँ। अच्छा नहीं नहीं, वहां पे तो सर छोटी से छोटी गाड़ी भी 15 से कम की तो नहीं आती। नहीं तो वो तो आपके तो करेंसी भी तो हाँ पाकिस्तान में, हाँ एग्जैक्टली। इंडिया के 3 टाइम्स है ना, जी वो जी। भी तो प्रॉब्लम। तो इसलिए लोग हार्ले डेविडसन क्यों लेंगे? हम्म। तो उनके यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है? इंडिया से जब उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेड बैलेंस बहुत गड़बड़ है, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है, इंडिया के से उनकी ट्रेड डेफिसिट थी अबाउट आई थिंक 30-40 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। तो इंडिया ने उनके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम आपके यहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं। हम्म। ट्रम्प महाशय खुश हो गए कि हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा, ट्रम्प के यहाँ ये भी था कि भाई उस टाइम पे फ्रैकिंग वैकिंग सब उन्होंने कर रखा था। प्रोडक्शन काफ़ी हाई था। ये तो बाइडन वगैरह ने आके सारा प्रोडक्शन जो है वो डाउन कर दिया, फ्रैकिंग के ऊपर बैन लगा के और फ्रैकिंग के ऊपर रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस करके। तो ये स्थिति है। अब अमेरिका, ये सोचना पड़ेगा अमेरिका को, बल्कि आई थिंक ट्रम्प वुड नो कि ये जो डी डॉलराइजेशन का जो तमाशा, तमाशा नहीं कहूँगा, तो डी डॉलराइजेशन का जो मूव इसने जो जोर पकड़ा, वो तब पकड़ा जब अमेरिका ने बदमाशी की। लेकिन 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 इसमें असल में रशिया और चाइना इन्वॉल्व है, रशिया चाइना ये हम चाहते एक हैं। नहीं, 1 मिनट में आता हूँ इस बात पे। नहीं, हुआ कब वो बात जोर तब पकड़ी जब इन्होंने
रशिया के डॉलर रिजर्व्स जो है वो सीज कर लिए। हम्म 300-400 बिलियन डॉलर जो आपके सिस्टम में पड़े हुए हैं उसको आप सीज कर लो, तो नेचुरली फिर दूसरा तो हो गई ना। तो फिर वो जो सारा का सारा पहले तो स्विफ्ट सिस्टम जो इनका है उससे बाहर निकलने का काम शुरू हुआ और वो लगभग कंप्लीट है। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आपके उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आपके डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रम्प रियली वांट्स कि जब डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। हालांकि मैं कहूंगा कि ट्रम्प ये नहीं करता। ट्रम्प का जो भी है, ये ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टीज में ये ट्रम्प की जो रिजीम है वो बेसिकली वो टैरिफ और ट्रेड के ऊपर आधारित रहती है। और जो डेमोक्रेट्स की जो रेजीम है वो टोटल दादागिरी, सैंक्शन, सीजर, वॉर्स, धमकी, कू, ये इस तरह के नाटक ये किया करते हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी इनकी जो आर्मामेंट लॉबी, फार्मा लॉबी, ऑयल लॉबी, ये इसके एक तरह से मुरीद है ये लोग। जी ठीक है। देखे ना सर, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होने के नाते थोड़ी बहुत चौधराहट दिखा लेते हैं। वहां पर तो देखे आपके हमसाई में तो आईएमएफ के पास होते हुए भी चौधराहट चल रही होती है। तो फर्क भी तो इनको तो चलो हक है सर, अमेरिका को तो हक है, तो उथे थे। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मुझे इसलिए भी लगता है कि इंडिया का तो इसके अंदर ऐसा ऐसे इसलिए नहीं कि भाई यहाँ पर तो जिसको देखो अब एफबीआई के डायरेक्टर जो हैं कैश पटेल बन गए, उनको बना रहे हैं। हाँ, यहाँ पे तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें तो इंडियन ओरिजिन के तो इतने लोग आ रहे हैं। और तो ये क्या आप लोगों ने कहीं पहले से प्लानिंग तो नहीं कर रखी थी सर? ये भारत की कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि ऐसे सब लोग आए? भारत तो खैर उसमें क्या प्लानिंग करेगा, लेकिन वो जो ट्रम्प का जो बेसिक आइडिया है, हम्म तो जैसे विवेक रामास्वामी का कहना है कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, नॉट 4। there is a legislative branch, there is an executive branch, and there is a judicial branch. There are only 3 branches of the state, not the fourth. फोर्थ जो है वो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की। हम्म एक ब्यूरोक्रेसी क्या है कि ब्यूरोक्रेसी और स्पेशल इंटरेस्ट का वहाँ नेक्सस है, जिसमें एकेडीमिया भी घुसी हुई है, जिसमें आपके बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं वो भी घुसे हुए हैं। ये जाने कि वहाँ के जो टॉप 5 जो कॉरपोरेशंस हैं उनका टोटल एसेट बेस करीब $30 ट्रिलियन है, विच इज मोर देन यूएसए's जीडीपी। वो ठीक। आप इतना बड़ा उनका एसेट बेस है। तो वो जो कॉरपोरेशन के जो हेड्स हैं उनकी ब्यूरोक्रेसी है, जो बिग टेक है, वो फोर्थ डायमेंशन हो गई है अब। और इसमें जो लोग उसने जो चुने हैं इस बार, वो उसी आइडिया से चुने हैं, उसी आइडिया से सिलेक्ट किए हैं। उसमें आप देखेंगे कि सम ऑफ द पीपल, जैसे काश पटेल की बात की आपने। अब काश पटेल, इज फुल नेम इज कश्यप पटेल। तो कश्यप पटेल इज अ हॉक ऑन डी क्लासिफिकेशन। वो कह रहा है कि मैं सब डी क्लासिफाई करूंगा। सेम थिंग विद जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो तुलसी गैबर्ट को बनाया। तुलसी गैबर्ट ऑफ कोर्स इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। शी इज अ हिंदू, यस, बट शी इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर केशव पटेल भी न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं। हाँ, उनकी फैमिली जो है वो वहां से ओरिजिन तो इंडियन। हाँ। वो जिसको बोलते हैं कि हम ओसीआई कार्ड हम्म होल्डर होते हैं ना, ओसीआई हम्म और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनकी फैमिली जो है वो कभी इंडिया से आई हो। हम्म तुलसी गैबर्ट डजंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, लेकिन वो भी एंटी वॉर है। तुलसी इज एंटी वॉर एंड तुलसी इज फॉर ओपननेस, and she is going to
oversee 18 spy agencies। और उनका ये बिल्कुल क्लियर एक फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी है कि these spy agencies have no business spying on American citizens। और इसमें they favor what is called transparency and openness। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में बहुत सारा ऐसा है विच कैन नॉट बी फुली ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी पावरफुल हो कि पिछली बार जब ट्रंप आया था तो ट्रंप को ही डिफीट कर दिया इन्होंने। एफबीआई का जो डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट किया था ट्रंप ने, 10 साल का टेन्योर होता है उसका, और वो जो है वो अपॉइंट तो किया उसको ट्रंप ने, और वो ट्रंप के ही खिलाफ हो गया। रिपब्लिकन पार्टी वाले जो है वो टोटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। वॉशिंगटन में आपको पता है वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप को कितने परसेंट वोट मिले? आर यू अवेयर? जी, कितने परसेंट मिले? वॉशिंगटन डीसी तो ट्रम्प का है ही नहीं सर, वहां पे तो मातम हो रहा था। वहां पे तो ऐसा मातम हुआ है कि मैं सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैं कवर कर रही थी वहां से इलेक्शन। आई वाज देयर, मैंने कहा ये क्या हो रहा है वहां पे। तो बस उसके बाद बस वो इलेक्शन हुआ है और जो सन्नाटा छाया है, लोग तो बस चले गए अपने अपने विलेजेस में और जगह। उन्होंने कहा छड्डो परा, जो होना था हो गया, अब देखने के काबिल ही नहीं। बड़ा मातम हुआ वहां। वॉशिंगटन में 6% वोट मिला है ट्रंप को। हम्म। द मैन हु वन द पॉपुलर वोट ऑल अक्रॉस अमेरिका, 50% वोट लेके आया है, पॉपुलर वोट भी जीता है इस बार वो, उसको वॉशिंगटन में केवल 6% वोट मिला है। हम्म। सर देखिए ना, न्यूयॉर्क में जहां पे वो जिनकी उनकी रेजिडेंस है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी एंड कैलिफोर्निया, यहाँ के तो लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब खिलाफ हैं उनके, बहुत नापसंद करते हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, कैलिफोर्निया में नहीं है, फ्लोरिडा में है उनकी। मारा लागो तो फ्लोरिडा में है। नहीं सर न्यूयॉर्क में भी है ना, न्यूयॉर्क हाँ, में तो न्यूयॉर्क ट्रम्प में के है। होटल्स, हाँ। एंड नहीं, एंड नहीं, कैलिफोर्निया में नहीं है, मारा लगो में। कैलिफोर्निया। लेकिन सर कैलिफोर्निया तो एंटी ट्रम्प स्टेट है ना। तो हम्म। लेकिन आप फिर भी ये देखें लेकिन कि आप कैलिफोर्निया में 46% मिला है उसको। हाँ, लेकिन सर जो एक भी सिंगल स्टेट डेमोक्रेट्स के पास नहीं जा सकी, एक भी सिंगल डेमोक्रेट्स जो है वो सिंगल स्विंग स्टेट नहीं ले सके। हम्म। तो स्विंग स्टेट्स देखें, सबकी सब ट्रम्प लेकर गए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीसी के में रहने वाले उन्हें नापसंद करते हैं कहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा ना इससे। हाँ, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो अच्छा और भी सर, चीजें हाँ हैं जैसे जैसे हाँ। इलेक्शन इलेक्शन लॉ है वो। अब वो विदाउट वोटर आईडी जितनी भी डेमोक्रेट्स को स्टेट्स गई हैं, डेमोक्रेट्स ने जितनी भी स्टेट जीती हैं उसमें से एक वर्जीनिया को छोड़ के, वर्जीनिया अकेली स्टेट है जहां पर वोटर आईडी वाज कंपलसरी। बाकी सारी जगह विदाउट वोटर आईडी। आप सोच सकते हैं क्या? हम इंडिया में तो नहीं सोच सकते, आप पता नहीं पाकिस्तान में वोटर कोई बाहर का इलीगल जो है वो बिना वोटर आईडी के वोट दे सकता है? नहीं, वहां पे तो सर वोट देने जाते हैं तो वो पता चलता है कि जो उनके मरे हुए पेरेंट्स और सब थे उनके भी डल चुके हैं। तो वो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा जी वो आके डाल गए। आप तो बैलेट पेपर से डलता है ना, इसीलिए हमारे यहाँ कांग्रेस जो है वो कहती है कि बैलेट पेपर से डालो। ईवीएम में ये फ्रॉड पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई लॉट ऑफ ऑपोजिशन इज एक्चुअली। हुआ क्या, ईवीएम के आने से भारत में भी ना, जो ईवीएम के खिलाफ बोलते रहते हैं, ईवीएम के आने से प्रोसेस बिकेम वेरी इजी। तो इसके वजह से जो टर्नआउट था वो बढ़ गया। हम्म, पहले कांग्रेस कांग्रेस वाले जो थे वो लो टर्नआउट पे आराम से जीतते थे। अब बिकॉज ऑफ हाई टर्नआउट द होल थिंग इज बिकम एडवर्स टू देम। हम्म। अब लाए यही अच्छा। लोग थे, लाए यही हम्म। लोग थे, अच्छा। लाए यही अच्छा। लोग थे। और जो पहली बार मोदी आया है तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्हीं की सरकार में ईवीएम के थ्रू मोदी आया है। अब कहते हैं कि नहीं साहब ईवीएम गड़बड़ है, लेकिन अमेरिका तो डेफिनेटली रिक्वायर्स अ वेरी वेरी बिग इलेक्शन रिफॉर्म। हम्म। अच्छा, अब ये अभी बताइए भी आखिरी। हम्म। 5 तारीख को वोटिंग हो गई ना, 25 दिन हो गए, कैलिफोर्निया में काउंटिंग अभी भी चल कैलिफोर्निया रही में, हाँ हाँ बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल भी उठे। अच्छा, ये बताइए संजय जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि ये जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग
की डेजिग्नेशंस पर, इंडियन ओरिजिन के की डेजिग्नेशंस पे, तो ये जो बात की जाती है, कहते हैं भाई इसमें इंडिया को तो कोई फायदा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि सर देखें, जैसे कैश पटेल की भी मैं स्टेटमेंट देख रही थी, तो उन्होंने कई जगहों पे ये कहा कि बड़ा डीप कनेक्शन है उनका, भारत के लिए बड़ी अच्छी वो बात करते हैं। इनमें से कोई भी जो है वो बड़े तुलसी गैबर्ट भी, जब मोदी साहब से उनकी मुलाकात हुई थी तो बहुत ज्यादा एक इन डेप्थ वो मुलाकात थी। और तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है, इंडिया को फायदा ही है, आपको लगता है इससे? नहीं, इंडिया को तो फ़ायदा है, वो ट्रंप के रेजिम में बिल्कुल फ़ायदा है। वो एक तो ट्रंप हम्म। जो है वो बगैर मतलब के उल्टे-सुल्टे इंटरफेरेंस नहीं करता, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने वो बैठा दिया अपना लाके पिट्ठू। ये तो बाइडेन ने और इनके जो डेमोक्रेट्स हैं, यही ये काम सारा उल्टा-पुल्टा ये लोग करते हैं। वो तो दे वर ओपनली हॉस्टाइल टू इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है। ट्रंप को उसकी ट्रेड से मतलब है, बाकी दुनिया भर के झंझटों से, नाटकों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। और एशिया पैसिफिक उसकी स्ट्रैटेजी है। एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी में दे कंसिडर इंडिया टू बी अ की कंपोनेंट, और इंडिया इज हैप्पी टू वर्क विद ट्रम्प। लास्ट टाइम भी बड़े अच्छे से काम हुआ था। तो संजय दीक्षित जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद कि आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए। और होपफुली हम किसी और टॉपिक पे दोबारा भी आपसे बात रहेगी। थैंक्स अ श्योर, लॉट सर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।